जेएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए जो पेपर हुआ उसकी आंसर की के संदर्भ में ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट है, उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 86 तक 86 तक के प्योरली व्याकरण के प्रश्न थे, वो मैंने आपको बता दिए थे। आज हम इस वीडियो में 87 से यानी 87 से लेकर के 150 तक प्रश्न हैं, उनका उत्तर जानेंगे, विश्लेषण भी जानेंगे और कुछ ये भी जानेंगे कि प्रश्न आए कहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं वो इसमें हमें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाएं सूचना पाने के लिए। और इसके आंसर की है वो लगभग मतलब उससे मेल खाएगी। 1-2 प्रश्न में कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी आप अपना पेपर मिला लें, अपना स्कोर है वो तय कर लें। और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है वो भी, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए शिक्षण विधियों के प्रश्न कितने अच्छे पूछे हैं। पेपर है वो स्तरीय है और हमें सचेत हो जाना चाहिए कि जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें जो पेपर आएगा तो उसका ये हमें पूर्वाभास देता है, हमें ये बताता है कि पेपर है वो किस प्रकार का आ सकता है। तो हमें भी सचेत होना है और कुछ ध्यान रखना है। सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियों का विशेष रूप से शिक्षण विधियों ने खूब छकाया है, यानी शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं वो कॉमन सेंस पर हैं और जो तथ्यात्मक हैं वो भी कुछ थोड़े से टिपिकल भी हैं, मैं ये मानता हूँ। और साहित्य बिल्कुल कम आया है, काव्य शास्त्र उसके भी ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस किताबों से रचनाओं से प्रश्न है और शिक्षण विधियों से प्रश्न है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण 86 प्रश्न मायने रखता है। तो ये देखिए आप 87 का प्रश्न देखो, ये गद्यांश से प्रश्न है। लेखक के अनुसार विज्ञान की किस शक्ति को अब रोकना संभव नहीं है? तो सर्वग्रासिनी शक्ति को। ये ऐसा कैसा सीधा प्रश्न है। गद्यांश के 4 प्रश्न है, चारों ही सरल हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों के महान साधनों के मालिकों में निम्नलिखित में से किस अभाव का उल्लेख नहीं किया गया है? तो सुचिंतित योजनाएं, इसका नहीं किया गया, बाकी 3 का किया गया है। गद्यांश के अनुसार संवेदनशीलता को अत्यधिक महत्व कौन देते हैं? तो साहित्यकार देते हैं। इससे गद्यांश के अनुसार साहित्यकार, यानी 89 में 3 का। फिर देखो शक्तिशाली का सच्चरित्र और सहृदय, शक्तिशाली को सच्चरित्र और सहृदय बनाने का उपाय क्या है? तो ये थोड़ा कम दिख रहा है आपको, मैं बता देता हूं कि इसमें क्या है। अभी देखो पेपर में देख के बता देता हूं। तो उदार और सरस साहित्य, ये है उदार, उदार और सरस साहित्य। ये प्रिंट ठीक नहीं था तब, तो एक साथ ही नहीं हुआ ये, तो इसमें यही उत्तर होगा। रस के अवयवों के संबंध में प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने का कारण कहलाता है? तो वो विभाव, विभाव है वो कारण है। ये रस अवयव में से प्रश्न पूछा। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की मूल विशेषता है? तो ये साधारण मनुष्य के शोकाकुल हृदय का मुखर स्वर, ये होगा। ये जो कुरुक्षेत्र है उसकी पृष्ठभूमि में अंत में दिया हुआ है, वहां मेल कर सकते हैं इस प्रश्न को। फिर आगे देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता? रीतिमुक्त काव्य धारा का मैंने हमेशा आपको साहित्य में यह बताया है कि रीतिमुक्त कवि है 5 याद कर लो और लगभग प्रश्न आता है। तो ऐसा ही इसमें हुआ। अगर नहीं बताया तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो भी बता देंगे, ऑनलाइन वाले भी बता देंगे। तो इसमें सेनापति नहीं है, ये बोधा है। आलम घनानंद बोधा, ये 3 हैं, वो रीतिमुक्त कवि है। सेनापति है वो रीति सिद्ध कवियों में काउंट होते हैं। निम्नांकित में से असंगत विकल्प सुनिए। शंकरशेष एक और द्रोणाचार्य सही है, शंकरशेष का है। जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया है। मोहन राकेश का आधे अधूरे है, ये सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का शत्रुमूर्ग नहीं है। अब हमें यह देखना है कि ये सब क्या है। तो ये प्रश्न संख्या है वो 94, यानी 94 का प्रश्न। ये सभी नाटक हैं और ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। ज्ञानदेव
ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है, अग्निहोत्री का नाटक है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, कंवल कौशिक कृपा सुधारे। तो इसमें कौशिक है वो विश्वामित्र को कहा गया है, तो विश्वामित्र तो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कृपा सुधारे तो किसके बारे में कहा गया है ये पूछा है, यानी किसके बारे में कहा है ये पूछा है। तो ये वशिष्ठ ने विश्वामित्र के बारे में कहा है, वशिष्ठ ने विश्वामित्र के बारे में कहा। कुछ आप उत्तर जो है वो खुद भी जो है वो उसमें देख लें और टैली कर लें। फिर ये देखिए आप निम्नलिखित में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण है, तो प्रवृत्ति आधारित गद्य काल रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने दोहरा नामकरण दिया, तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा, गद्य काल है वो प्रवृत्तिगत है। ऐसे देखिए निम्नलिखित में सुमेलित विकल्प चुनिए। भिखारीदास रसराज नहीं है, श्रीपति काव्य सरोज है, ये देखिए आप। और रसराज है वो मतीराम की रचना है, रसराज किसकी है, मतीराम की है। और ये जगत विनोद है, ये पद्माकर की है, जगत विनोद पद्माकर, और ये मतीराम। और काव्य निर्णय है वो भिखारीदास। इनमें से ही पूछते हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो है वो उत्तर 2 हो जाएगा 97 में। फिर इसके बाद में देखो, यहां हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाही, भ्रमरगीत सार की उत्पंक्ति में यहां शब्द किसके लिए आया है, तो ये गोपियों के लिए आया है, यहां शब्द है वो गोपियों के लिए। क्या मरने मारने की बात लगाई है, मेरे मरे जर्मनी और तुर्क, उसने कहा था। मैं ये कथन किसने किससे कहा, तो ये वजीरा सिंह ने लैना सिंह से कहा। फिर अगला देखो, उसने कहा था कहानी से है ये, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। ये पहले का जो प्रश्न है उससे पहले का प्रश्न पत्र उससे रिपीट हुआ है। उपयुक्त पद में कौन सा काव्य दोष है, तो ये दुष्कर्मत्व है, ये दुष्कर्मत्व है। आपको जो पन्ने दिए थे उसमें है ये। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है, तो ये मैथिली शरण गुप्त नहीं है, मैथिली शरण गुप्त। पूस की रात में सुबह सारे खेत की दशा देखकर हल्कू की प्रतिक्रिया थी, तो हल्कू प्रसन्न था। यह आपको ऐसा कैसा उसमें कहानी में टैली करना पड़ेगा, हल्कू प्रसन्न था। खोयो में घर में अवट कायर जम्बुक काम, तो जम्बुक किस शब्द का अर्थ पूछा है, ये सूर्यमल मिश्रण वाले में से है, तो जम्बुक है वो गिद्दड़ को कहते हैं, जम्बुक है वो यहां किसका अर्थ है, गिद्दड़। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, शैलेश मटियानी रथ के पहिए, यही सुमेलित नहीं है। ये देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का मेलांचल है, प्रेमचंद का प्रेमाश्रम है, रांगे राघव का कब तक पुकारूं। तो इसमें शैलेश मटियानी रथ के पहिए है वो असुमेलित है, ये सही नहीं है। आपको जो है वो चारों विकल्प हैं वो आने चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकेंगे। तो इसमें आपको ये उत्तर मैंने आपको बता दिया है। फिर अगले देखो, तरी को ले जाऊं मझधार डूब कर हो जाओगे पार। डूबोगे तो पार कैसे होगा, तो विरोधाभास है। अलंकार कौन सा है, विरोधाभास। आसानी से कर सकते थे, आसान था। प्रमुख सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है, ये दिख नहीं रहा है, ये जंभनाथ है, जंभनाथ, और यही उत्तर है। दूसरा देखो, माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों से युक्त शैली निम्नलिखित में से किस काव्य रीति की प्रमुख विशेषता है। कौन से माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों से, तो माधुर्य का मतलब वैदर्भी रीति है। निम्नलिखित में से दोहा छंद का लक्षण नहीं है, निम्नलिखित में से दोहा छंद का, ये बीच में कटा हुआ है, इसमें देख लेते हैं कौन सा विकल्प दोहा छंद का लक्षण नहीं है। कौन सा
विकल्प दोहा छंद का लक्षण नहीं है। तो इसमें देखो आप, अब ये कटे हुए हैं तो मैं आपको लिखवा देता हूं। ये पहले में है समचरणों में 11 मात्राएं होती हैं। समचरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, ये तो सही है। और फिर ये 3 नंबर वाला विकल्प है, उसको देखो आप, विषम चरण तुकांत होते हैं। विषम चरण तुकांत होते हैं, यानी विषम चरणों की तुक मिलती है तो नहीं मिलती, वो सोरठा में मिलती है, यही उत्तर है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है ही। तो इसमें समचरणों में 11 मात्राएं, यानी विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे में 11, ये सही है। और विषम चरण तुकांत नहीं होते, समचरण तुकांत होते हैं, समचरणों की तुक मिलती है। फिर 109 का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प है। इसमें रचना और रचनाकार से संबंधित है। मंझन मृगावती, मुलादाऊद हंसावली सुमेलित विकल्प है। कुतुबन मधुमालती, उस्मान चित्रावली, बाकी तीनों ही अलग है। मृगावती है वो कुतुबन की है रचना, ये कुतुबन, और मंजन है वो मधुमालती। ऐसे मुलादाऊद है, इनकी हंसावली ने हंसावली है वो असाइत की है, असाइत। और मुलादाऊद है, इनकी रचना का नाम चंदायन या चांदायन है। तो ये इसमें भी आ गए, आपको ऐसा कैसा करवाया हुआ है। अरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं और है, अभी आपको पढ़ाया था 3 दिन पहले, तो उसमें से प्रश्न आया है या नहीं आया, नए कमेंट करते हैं, नए कोई हलचल है, परीक्षा दी है या नहीं दी है आपने। परीक्षा नहीं दी है तो भी कमेंट तो कर ही सकते हो, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा आप अगर मोटी गाइड हैं, वो इस परीक्षा में बुरी तरह से फेल हुई हैं, वो चाहे बताएं या नहीं बताएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने मोटी गाइड पढ़ी है उनका हाल ज्यादा अच्छा इस पेपर में नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने बार बार ये आपसे कहा है कि मोटी गाइड और इनसे आप बचें, प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें, ओरिजिनल बुक्स पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप जीएस हिंदी क्लासेस से कोर्स लें या ऑफलाइन कोचिंग है वो आधार क्लासेज में मेरे से करें, वो जरूरी नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनको ही पढ़ें, उनमें से ही प्रश्न आते हैं। और आजकल जो है वो पूरा प्रूफ देना पड़ता है कि इसमें से ये प्रश्न लिया गया है और इसका ये उत्तर है। तो आपको ये बात है वो जाननी चाहिए। और जो ये बाजारू किताबें हैं उनमें लगभग में 70% जो मैटर है वो अनावश्यक है। आपको 70% अनावश्यक पढ़ना पड़ेगा, उसमें 30% है वही काम का है। और उसमें 30% में से कितने प्रश्न आते हैं ये आप कर सकते हैं। गाइड है उनमें मिलाना आप प्रश्न और फिर देखना। जो सामान्य प्रश्न है वो तो चाहे आप कोई भी किताब पढ़ो उसमें से होता ही है, लेकिन आने का मतलब ये होता है कि जो चीज लिखाई है और वो एक्स्ट्रा है और अन्य के अलावा अगर हम ही जानते हैं तो ही तो सिलेक्शन होगा ना। तो इन बातों को जानने के लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज है उससे कोर्सेज है वो ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के कोर्सेज उपलब्ध है। सामान्य हिंदी का कोर्स भी उपलब्ध है, एसआई के लिए भी कोर्स है वो उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज काफी चर्चित रही है, वो भी आप ले सकते हैं और अभी ऑफर भी चल रहा है। और सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं वो आपको सोचने की हैं। अब आप मेरा कहने का मतलब पूरे मेच्योर है, बच्चे तो कोई है नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बड़े के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, उनके इतने फॉलोवर्स हैं, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें तो सिलेक्शन करवाना है और हमें जो वो चीज है वो मिलनी चाहिए जो परीक्षा में आई। हमें ज्ञानी बाद में बनना है, ज्ञानी बाद में बन जाना। आप पहले नौकरी लग जाओ, उसके बाद में ज्ञानी अच्छी तरह से बनोगे और आप जो है वो मतलब एक संतुष्टि के साथ है वो कार्य कर सकेंगे। इसलिए पहला काम है वो नौकरी लगना है और उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें। पढ़ाई तो कई है वो बहुत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहता। उसका एक ही कारण है कि वो उल जुलूल बातों में उलझ करके रह जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जीएस हिंदी क्लासेज में जो भी कोर्सेज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं
और हिंदी के लिए भी और साइकोलॉजी के लिए भी सिलेबस है वो उपलब्ध है। तो आप जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और उसमें कुछ है ना वो ये पूछते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, ये वो है, तो आपको उसमें देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करो, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करके और उसमें फिर आप देखें कि कौन सा कोर्स है, उसकी प्राइस कितनी है, उसके डेमो वीडियोस भी देख लें, पहले परखें जानें, उसके बाद में आपको ये परचेज करना है। कमेंट्स देखें और चैनल पर जो इंटरव्यूज हैं वो देखें, उसके बाद में आपको ये करना है, पहले नहीं करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि गोल्डन चांस है, कम पोस्ट में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रयास सही दिशा में करना ही होगा। अब आगे का प्रश्न देखिए, निम्न में से ज्ञान मार्ग की भक्ति धारा के कवि नहीं है, तो सामान्य प्रश्न था और ये ईश्वरदास नहीं है, ये सगुणोपासक है। ऐसा कैसा लिखवाया हुआ आपको? रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म है। अरे वो करुणामयी, अरे ओ करुणा प्रभामयी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना सुमेलित युग्म है, तो ये नहीं है सुमेलित, ये अज्ञेय की रचना है। उत्सवा नागार्जुन की नहीं है, ठीक है। और काल तुझसे होड़ मेरी ये भी नहीं है, ये है जमुन जल तुम, जमुन जल तुम, ये इसका उत्तर होगा। ये केदारनाथ अग्रवाल की, लेकिन तीनों के बारे में है। तो अभी हम देखेंगे प्रश्न संख्या 111 है, तो इसमें उत्सवा है वो नरेश मेहता की है, उत्सवा नरेश मेहता, नरेश मेहता। इसी प्रकार से काल तुझसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ये शमशेर बहादुर सिंह, और ये अज्ञेय, ऐसे रिवर्स करके दिया है पूरे पेपर में। फिर अगला प्रश्न देखो 112 का प्रश्न, इनमें से किसे रीतिकालीन सर्वांग निरूपक कवियों में परिगणित नहीं किया जा सकता? तो भूषण को नहीं किया जा सकता, इन्होंने अलंकारों का ही वर्णन किया है, भूषण। तो ये जो है वो रीतिबद्ध कवि तो है, लेकिन सर्वांग निरूपक नहीं है। कल ही यानी 2 दिन पहले ही ऑफलाइन क्लास में मैंने ये पढ़ाया है और ऐसा कैसा प्रश्न आया है। फिर इसके बारे में देखो, तो लिख ले मामा परिधान तो ही गांव का राम सिंह ही बनेगा, उक्त कथा कथन पटाक्षेप नहीं होगा, कहानी में निम्नलिखित में से किसका है? तो ये बन्नी ठाकुर का है, ये कथन है वो किसका है? बन्नी ठाकुर। ये कहानी में आप देख सकते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है, व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्राय स्वर जोड़े जाते हैं, सही है। शिरोरेखा विहीनता नहीं है, शिरोरेखा विहीनता का मतलब है कि इसमें हम शिरोरेखा, ये शिरोरेखा ऊपर ये हम लगाते हैं, इसलिए ये हो जाएगा। इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है, तो है ध्वनि प्रधान। नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है, ये सही है। और तो यहां ये दूसरा होगा। दादू संप्रदाय के संबंध में असंगत है, दादू संप्रदाय के संबंध में असंगत है। रजबदास, सुंदरदास, अग्रदास, अंगवधु, तो इसमें दादू संप्रदाय से संबंध है में असंगत है, तो रजबदास, सुंदरदास, तो अग्रदास नहीं है, अग्रदास है वो इससे संबंधित नहीं है, ये देखिए आप अग्रदास। बाकी अंगवधु है, उसमें दादू दयाल की जो वाणियां हैं वो संकलित हैं जो रजब जी ने की, और रजबदास और सुंदरदास हैं, वैसे तो ये रजब जी कहते हैं इनको, लेकिन दास यहां कहा जा सकता है, और ये दोनों इनके शिष्य हैं, तो अग्रदास नहीं होगा। पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा यानी बोली के लिए कोसली शब्द भी प्रचलन में रहा है? तो अवधि के लिए, यह सामान्य प्रश्न था। झीने पट में झुलमली झलकती ओ पपार, सूरतरु की मनु सिंधु में लसती सैपल्लव डार। यहां बिहारी की उत्पंक्तियों में सैपल्लव डार का निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय नहीं है? तो ये भिन्न भिन्न यूट्यूबर उन्होंने अलग बताया, लेकिन ये सीधा है, ये जो है वो सैपल्लव डार का निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय नहीं है? तो ये नाग की उपमा के लिए नहीं है, ऐसा कैसा ओरिजिनल किताब में लिखा हुआ है। और ये प्रश्न संख्या कितनी है? 117 है, ठीक है। मैंने भी कही है वो, जैसे उनके देखे हैं उत्तर, तो उनमें गलत पाया गया है, तो आप जो है वो इसमें ध्यान रखें। और वैसे तो क्या है कि आंसर किया है आरपीएससी, तब भी आपको पता चल जाएगा, तो ये याद रखना आप नाक की उपमा के लिए। कुछ ने जो है ना हाथ पांव की, ओठों की उपमा के लिए ऐसे हाथ पांव के लिए अपने हिसाब से सजा लेते हैं। उत्तर देने वाले हैं वो क्या करते हैं कि अपने आईक्यू से उसका उत्तर निकाल लेते हैं, वो प्राय गलत होता है, ठीक है ना। इसमें ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो किताब है उससे सुमेलित करके
फिर ही उत्तर बताया जाना चाहिए यथासंभव। कोई नहीं मिले तो नहीं भी मिले, सारे नहीं भी मिलते हैं, ऐसा हो सकता है। फिर आगे देखिए आप आचार्य शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो ये श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये है। ये देखिए आप, श्रद्धा का कारण है वो अनिर्दिष्ट नहीं होता, निर्दिष्ट होता है। बहुत सरल प्रश्न था ये। श्रद्धा के बारे में अगर हमने ढंग से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रश्न है, मंदिर माई भया उजियारा ले सूती अपना पीयू पियारा। उस पंक्ति ने मंदिर शब्द का अर्थ है, देखो कबीर ने मंदिर शब्द का अर्थ है वो शरीर माना है, ठीक है ना। अब इसमें जो उत्तर है ना वो जैसे चित्त मानते हैं, क्योंकि प्रकाशिया चित्त प्रकाशिया, तो चित्त इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन चित्त है तो फिर आत्मा भी होगा। इसलिए यहां मैं आपको ये बात जरूर बता रहा हूं कि ये जो मंदिर शब्द है उसका प्रयोग कबीर ने हमेशा शरीर के अर्थ में किया है, तो ये उत्तर हो सकता है। लेकिन ये आरपीएससी के पाले में है, और फिर ये जो 5 अंग आपके दिए हुए हैं वहां मुझे ये साखी कहीं नहीं मिली, ठीक है, ये साखी कहीं नहीं मिली है। तो इसका मतलब आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण प्रश्न डिलीट होने के चांस है। अब पता नहीं मुझे नहीं मिली है, मुझे नहीं दिखी, अगर उसमें है तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन उसमें मुझे दिखी नहीं। मैंने वो जो है 5 अंग हैं वो पूरे देखे हैं, उनमें नहीं मिली। तो ये जो है मंदिर का अर्थ है वो शरीर भी हो सकता है, मैं उत्तर यही मानता हूं, बाकी आरपीएससी मानेगी, क्योंकि आरपीएससी शेर है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में वही शेर है, मानने तो मानने। फिर ये देखिए आप, ये सरल प्रश्न आ गया, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नांकित में से पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं है, ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है कि 36 अब ही अगुणन आके भाग लियो। तो इसमें देखियो 36 छत्तीसगढ़ी, अब ही अवधि और भाग लियो बघेली, ठीक है। इसका मतलब बुंदेली नहीं है, बुंदेली है वो खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब है वो किस में है? ये पश्चिमी हिंदी में है, तो ये पश्चिमी हिंदी के है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेली बुया, धदमत घृत काट लिया डार दिया छुया। छुया का छाछ है, ये सामान्य प्रश्न पूछा है मीरा से, तो इसमें ये छाछ ये सामान्य था। और ये प्रश्न रिपीट हो गया, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वर्ष बानुजा वे हल्दर के वीर। यहां किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो शाब्दी व्यंजना का हुआ है, शाब्दी व्यंजना। जहां वृष भानुजा हल्दर ये शब्द है उनके कारण ही शब्द शक्ति है, इनको बदलने पर यह शब्द शक्ति नहीं रहेगी। फिर अगला देखो, ये दिख नहीं रहा है प्रश्न, इसको मैं आपको लिखवा देता हूं। ये देखिए आप, शैल निर्जर, मेरे पास पेपर है, मैंने उसमें लिखा, फिर ये देख करके मुझे तो ओरिजिनल पेपर ही नहीं मिला। ये देखो आप, तो इसमें देखिए आप 124 का प्रश्न है, शैल निर्जर ने बना, शैल निर्झर ने बना, हत भाग्य गल नहीं सका, हत भाग्य गल नहीं सका, जो कि हिमखंड, जो कि ये हिमखंड है, हिमखंड। अब इसमें देखो कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन हुआ है? वर्णन किसका हुआ है? तो मनु का हुआ है, ये बिल्कुल सही है, मनु का वर्णन हुआ है, श्रद्धा सर्ग से है। फिर दूसरा देखो, खून का टीका में वर्णित कथानक के अनुसार राणा हमीर गिरी दुर्ग का को ध्वंस करके निम्नलिखित में से किसकी शेष शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं? ध्वंस करके किसकी शेष शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं? तो ये मुंजा बालेचा ये होगा। एक में मैंने देखा था उन्होंने मालदेव कर रखा है, वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? अब ये अगला प्रश्न है, इसमें 2 बातें हैं। विशेषता नहीं है तो देखो, इसमें स्वरों या व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक रीति से रखा गया, सही है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह की व्यवस्था, ये भी सही है। लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चरित होते हैं, अधिकांश नहीं होते, पूरे होते हैं। कुछ वर्ण मूक भी रहते हैं तो मूक नहीं रहते, ये उत्तर होगा। देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक, आजकल इसको वर्णात्मक मानते हैं, वैसे अधिकांशतः तो ये अक्षरात्मक है।
तो लेकिन उत्तर ये मानेंगे। फिर देखो अगला प्रश्न, ये सामान्य था। दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। उजाले के मुसाहिब कहानी में रेखांकित शब्द इसका से क्या अभिप्राय है? तो इसका है, इससे अभिप्राय अंधेरे से है। ये अंधेरे का, इसमें कौन सा होगा? इसमें अंधेरे के लिए हुआ। ये सामान्य आप कर सकते थे। उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द मानो, मनो, मनु, मनु, जानो, जनो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, सही है। उत्प्रेक्षा में उपमान या अप्रस्तुत को प्रकृष्ट रूप से देखने का वर्णन नहीं होता है। और ऐसा कैसा आपको लिखवाया हुआ है कि यानी प्रकृष्ट उपमान, उत्कृष्ट उपमान इसमें होता है, ठीक है। और संभावना सादृश्य मूलक होगी तभी यह अलंकार घटित होगा। उपमेय के उपमान के रूप में संभावना की उत्प्रेक्षा है, ही उत्प्रेक्षा है, बाकी सही है, तो इसमें यह होगा। फिर देखो, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। मैं ये बता रहा हूं कि ऑफलाइन स्टूडेंट और वो हैं, उनमें मैंने बताया था 1 नंबर का कथन यही है, और कथन ही पूछते हैं। कथन है वो इसमें पूछते हैं। तो ये नाटक में आप देखिए, यहाँ पे लहरों के राजहंस के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो सुंदरी का। ये प्रसिद्ध वैसे सरल प्रश्न है। उसके बाद देखो आप, इसमें एक कम दिख रहा है, तन मन धन गिरधर पर वारों, चरण कंवल बिलमाणी। चरण कंवल ये बिलमाणी है, बिलमाणी मानी रमना, चरण कंवल बिनमाणी। तन मन धन गिरधर पर वारों, मीरा के इन पंक्तियों के अभिप्राय में असंगत है। तो ये असंगत है। मीरा द्वारा श्री कृष्ण चरणों का श्रृंगार करना, गिरधर पर न्यौछावर होना है, और मीरा का तल्लीन हो जाना भी है, मीरा का रम जाना भी है। तो सरल प्रश्न है। फिर आगे देखो आप, ये अब फिर 20 प्रश्न है, वो शिक्षण विधियों के। विद्यार्थियों के शैक्षिक रूप में पिछड़ेपन के शारीरिक कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा? बहुत सरल प्रश्न है। अल्प स्मृति नहीं आएगा, ये मानसिक में आएगा। बाकी शारीरिक दोष है, दुर्बलता है शारीरिक, और उच्चारण दोष है, ये तो अपने आप ही बता रहे हैं कि ये जो है वो कायिक है और शारीरिक है। फिर देखो, दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? तो ये रूपरेखा अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि के आपको 2 भेद बताए थे, एक रूपरेखा अनुकरण विधि और एक स्वतंत्र अनुकरण विधि। ये 2 होते हैं। अनुकरण विधि के 2 रूप होते हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि है, इसमें क्या होता है? बिंदुओं पर पेंसिल फेर करके लिखना सिखाया जाता है, तो वो रूपरेखा अनुकरण विधि है। भाषा में कौशल विकास से अभिप्राय है, तो कौशल विकास से है सुनना, यानी सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने की कुशलता। कौशल विकास में चारों आएंगे। तो सामान्य प्रश्न था, इजी प्रश्न था, बस इनडायरेक्ट दिया है। विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ है, विश्लेषणात्मक श्रवण, तो नाम से ही है कि इतना बड़ा विकल्प अगला देता ही क्यों? श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना एवं पूर्व अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना एवं निष्कर्ष निकालना। फिर आगे देखो, उच्च स्तर पर विवादग्रस्त विषयों पर रचना करवाने के लिए प्रभावी एवं उपयुक्त प्रणाली है, तो यह तर्क प्रणाली है। ये कौन सी है? तर्क प्रणाली। नाटक की कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली में संभव है? तो ये देखो, विवादग्रस्त है, उसमें तर्क प्रणाली है। कईयों ने मंत्रा प्रणाली, ये मंत्रणा प्रणाली ऐसे दे रखा है, वो गलत है। नाटक की कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है? ये मेरा बताया हुआ आपको कि प्रश्नोत्तर है वो व्याख्या की विशेषता होती है, व्याख्या प्रणाली की, तो इसमें ये व्याख्या प्रणाली होगी। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर विश्लेषण, विश्लेषण है वो संबंध और विश्लेषण एक ही बात है, फिर सामान्यीकरण, फिर परीक्षण। तो ये 3 नंबर होगा, और इसको आपको ध्यान में भी रखना है। सबसे पहले उदाहरण, फिर विश्लेषण, विश्लेषण छात्रों द्वारा, वही विश्लेषण है, और उसके बाद में सामान्यीकरण होगा, फिर परीक्षण होगा। परीक्षण है उसमें प्रयोग और अभ्यास, यह आएगा, प्रयोग और अभ्यास है वो इसमें आएगा। बनावटीपन से उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में आता है? तो ये किस कारण में आएगा? ये दुर्भ्यास में आता है। दुर्भ्यास, विकय दुर्भ्यास शब्द याद ही को नहीं आता, अगर ये उत्तर नहीं होता
तो मेरे अनुसार यही उत्तर है और यही होगा। गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन का उद्देश्य होता है तीव्र पठन गति का विकास करना। ये तो किस में होता है? द्रुत पठन में होता है। कहानी उपन्यास का अध्ययन कराना, ये भी द्रुत में आता है। फिर है जीवनी व संस्मरणों का अध्ययन, ये भी द्रुत में आता है। तो कठिन शब्दों एवं विचार भावों की विस्तृत व्याख्या सिखाना, यह गद्य शिक्षण में आएगा। फिर वाला देखो, व्यापक अध्ययन होता है समवेत वाचन के रूप में, आदर्श वाचन के रूप में, अनुकरण वाचन के रूप में। तो व्यापक अध्ययन है वो द्रुत वाचन को ही कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, द्रुत वाचन। तो इसलिए किस में होगा? वाचन मौन वाचन के रूप में होगा। एक नन्ही ज्योति है समय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलख जगा गई। ये कोई 8वीं 7वीं किताब में, 5वीं 7वीं किताब में वो है। तो उसके बारे में है, कालीबाई है कौन सी, उसके बारे में है शायद, भीलों का वो है पाठ है। उपयुक्त पंक्तियों का भाव ग्रहण एवं कारण कार्य का भाव समझना किस प्रकार का पठन है? तो ये चिंतनात्मक है। कारण कार्य का भाव समझना, तो ये चिंतनात्मक पठन होगा। फिर अगला देखो, कठपुतली। पहले भी बताया था क्लास में एक लड़की ने, कई बार मैं इसलिए कहता हूं कि प्रश्न पूछो। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका फायदा होता है। देखो, एक लड़की ने पूछा था कि कठपुतली है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो मैंने उसको बताया था कि ये दोनों है, ये जो है वो दोनों, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो इसलिए ये देखिए आप, दृश्य श्रव्य अनुदेशन सामग्री है कठपुतली। पाठोपरांत मूल्यांकन होता है, छात्रों द्वारा किए गए मौखिक कार्य की जांच करके लिखित कार्य, एक नहीं विभिन्न क्रियाओं द्वारा होता है आजकल, विभिन्न क्रियाओं द्वारा। फिर अगला देखो, व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण करता है। यह ऐसा कैसा कथन है? डॉक्टर स्वीट, सब में लिखा हुआ है डॉक्टर स्वीट। ये इंग्लिश बुक में भी है डॉक्टर स्वीट वाला। इंग्लिश बुक में भी मैंने देखा था कि ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस, ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, ये इसमें लिखा हुआ है। न्यू इंग्लिश ग्रामर जो इनकी बुक है उसमें है डॉक्टर स्वीट का। इकाई योजना प्रारूप में जिन घटकों को क्रमवार प्रदर्शित किया जाता है उनका उचित क्रम है। तो ये आप याद भी कर लेना भाई। इसमें ये दूसरा है उद्देश्य, अपेक्षित योग्यताएं, वस्तु संकलन, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन, ये है। तो इसमें ये प्रश्न आप वैसे भी कर सकते थे। देखो, आपने इकाई योजना बनाते हैं तो पहले उद्देश्यों का उल्लेख करेंगे, फिर अपेक्षित योग्यताओं का करेंगे। इससे पहले एक और है, पाठ के शीर्षक का चुनाव। इससे पहले वाला विकल्प है वो है पाठ के शीर्षक का चुनाव, शीर्षक का चुनाव, ये इसमें पहला पद है। अपेक्षित योग्यताएं, वस्तु संकलन और शिक्षण प्रक्रिया। वस्तु संकलन है वो विषय वस्तु को ही कहते हैं। वस्तु संकलन है इसका मतलब है विषय वस्तु, विषय वस्तु। और शिक्षण प्रक्रिया है इसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, और मूल्यांकन बाद में होता ही है। तो प्रश्न आप आसानी से कर सकते थे एक के द्वारा ही। फिर आगे देखो आप 146 का प्रश्न, भावों और विचारों के साथ पूर्ण तादात्म्य में स्थापित करके अलौकिक आनंद की अनुभूति है वो तो कविता शिक्षण का ही है। ये सीधा अलौकिक आनंद काव्य से मिलता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक क्षेत्र में जिन प्रक्रियाओं तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं, तो वे अवलोकन, लिखित और मौखिक है। अवलोकन भी करेंगे, लिखित और मौखिक। फिर अगला प्रश्न देखो, दृश्य साधन है। दृश्य साधन, जिन साधनों को देखकर शब्द अर्थ है भाव को समझा जाता है वो दृश्य साधन है, और जिनको सुनकर समझा जाता है वो श्रव्य साधन है। और दोनों में है तबे दृश्य श्रव्य दोनों है। 149 का प्रश्न देखो, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए? तो ये जो है वो किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 149, यानी ये अपना जो है वो सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो इसमें ये द्रुत मौन वाचन है, द्रुत मौन वाचन। ये सामान्य प्रश्न था क्योंकि द्रुत मौन वाचन है तो इस कम समय में अधिक पढ़ते हैं। फिर देखिए, 1
बालकों का तत्काल क्या हुआ, कितना पढ़ाना है बालकों को, उचित मार्गदर्शन हेतु एवं बालकों ने कितना ग्रहण किया है इसका पता चलता है। तो ये भी कॉमन सेंस का ही प्रश्न है। दैनिक पाठ योजना, ये लघु पाठ योजना ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये दैनिक पाठ है योजना। तो ये आपके 150 प्रश्न है, उनके उत्तर मैंने बता दिए हैं। देखो एक दो प्रश्न की मैं कह नहीं सकता, बाकी उत्तर यही होंगे। इसके अकॉर्डिंग आप है वो इसमें मिला लें। प्रश्न 2-3 प्रश्न है वो डिलीट भी हो सकते हैं, व्याकरण में भी ऐसा है कई जगह, तो वहां अब डिलीट होगा तो होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न डिलीट होने की कोई संभावना इसमें नहीं है। ये 150 प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इनको बार बार आप थोड़ा देखें भी, पढ़ें भी, आगे के लिए भी इससे हमें थोड़ी राह मिलती है और ट्रैक मिलती है, जिसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। थोड़ा विश्लेषण ज़्यादा करना है, थोड़ा गहराई में भी सब्जेक्ट के जाना है, व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से सेकंड ग्रेड और एसआई वालों को खास ध्यान रखना है व्याकरण का। तो ये क्योंकि उसमें जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें थोड़ा व्याकरण अलग प्रकार का और थोड़ा कम है। अब इसमें तो 86 प्रश्न आ गए, तो पेपर ही आ गया ये मान लो आप, यानी 58% पेपर है वो व्याकरण का हो गया। तो साहित्य को इसमें कम वेटेज दिया है, काव्य शास्त्र के प्रश्न भी कम ही हैं, बाकी शिक्षण विधि हावी रही, और शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न हैं वो हैं भी अच्छे प्रश्न हैं। और ये पूरा पेपर है, इसमें से अगर आपके 125 प्रश्न सही होते हैं, 125-130, तो कंपोस्ट में भी नाका पी सकता है, मैं ये कहूँगा, यानी नाको लाग सके है भी कमाइन भी। लेकिन जो भी है आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, और उसमें जो भी वीडियोज़ वगैरह जो दिए हुए हैं वो देखें। पहले के जो यूट्यूब चैनल पर भी जो कुछ वीडियोज़ हैं उनको भी देखें और तैयारी में जुट जाएं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की ही तारीखें वो आ गई हैं, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी। उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, अपनी रणनीति खुद बनाएं, अपने हिसाब से पढ़ें। सबके पढ़ने की क्षमता और टाइम सबका अलग अलग होता है, तो किसी की नकल नहीं करें, बल्कि अपना खुद का जो है ना, यानी कंपिटिटर सही वही हो जो आपको खुद को डोल देख ले पहले उसके अनुसार। और कुछ इस पेपर ने भी आपकी आंखें खोल दी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सेकंड ग्रेड का पेपर था, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट किया करें। कमेंट करने से क्या होता है कि जैसे मैं भी उनको देखता हूं तो मैं भी सचेस्ट रहता हूं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने तो आज तक जो भी सीखा है वो स्टूडेंट्स हैं उनसे ही सीखा है। बार बार वो प्रश्न पूछते रहते हैं, ये सब सुविधा है, क्योंकि जैसे फ़ोन पर भी वो प्रश्न है वो पूछ लेते हैं। तो ये सुविधा है वो दे रखी है स्टूडेंट्स को। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहें तो आधार क्लासेज झुंझुनू में है, और वहाँ आप आकर के एक बार विजिट ज़रूर करें और वहाँ देखें। फर्स्ट पेपर भी अच्छा चलता है और सेकंड पेपर के लिए है ही, क्योंकि नौकरी लगने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। ये अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी उंगली से घी अब निकलेगा नहीं, क्योंकि लोग बहुत पढ़ते हैं। इसलिए हमें भी पढ़ना है, हम भी किसी से कम नहीं है, पढ़ेंगे, पास होंगे और सिलेक्शन करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।